भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसके 150 वर्ष पूरा होने पर संसद के शीतकालीन सत्र में विशेष चर्चा का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि संसद का शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है, हालांकि बड़े हंगामे के साथ ये शुरुआत हुई है, लेकिन 19 दिनों का खास तौर से जो ये सत्र है बहुत खास होने वाला है और इसी सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा का आयोजन होना है। लोकसभा में इसी सप्ताह गुरुवार या शुक्रवार को यह चर्चा संभावित है, जिसके लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विशेष बहस में भाग लेंगे। ये चर्चा स्वतंत्रता संग्राम के इस प्रेरक गीत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा 30 नवंबर को बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग और लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी। राज्यसभा में भी सत्ताधारी दलों के सदस्यों ने इसकी जोरदार वकालत की। सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताते हुए सभी दलों को इसमें भाग लेने का आमंत्रण दिया। एनडीए सदस्यों ने राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर चर्चा की जोरदार वकालत की। दरअसल वंदे मातरम को 1950 में भारत गणराज्य के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। इसे 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत निष्ठ बंगाली में लिखा गया था। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के बंगाली उपन्यास आनंद मठ का ही हिस्सा है, जिसे पहली बार 1882 में प्रकाशित किया गया था। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख प्रेरणा स्रोत बना। इस गीत की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्र सरकार ने विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया था। पीएम मोदी ने हाल ही में वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम की अमर धरोहर बताते हुए युवाओं से इसका गान करने की भी अपील की थी। लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर और चुनावी सुधारों पर बहस की मांग की, लेकिन सरकार ने वंदे मातरम को प्राथमिकता दी। तृणमूल कांग्रेस ने वंदे मातरम पर लोकसभा में विशेष चर्चा का समर्थन किया। इधर संसद का शीतकालीन सत्र जो 21 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 15 बैठकें होनी है। शीतकालीन सत्र में 10 नए विधेयक भी पेश किए जाएंगे, जिनमें खास तौर से परमाणु ऊर्जा, उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग और बीमा क्षेत्र के सुधार शामिल हैं। इसके अलावा 2025-26 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। 7 नवंबर को वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरा होने पर दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने इस गीत के साथ गलत किया था। इस गीत को तोड़ मरोड़ कर इसकी आत्मा को मारने की कोशिश की गई थी। प्रधानमंत्री वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन कर रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य करने की घोषणा की और मामले ने इसके बाद दूसरा ही रंग ले लिया। गोरखपुर में एकता पदयात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की और कहा कि कोई भी धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम को लेकर कहा कि दुर्भाग्य से 1937 में नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मूल वंदे मातरम गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे। वंदे मातरम को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था और इसने ही विभाजन के बीज बो दिए। यह अन्याय क्यों किया गया? वहीं विभाजनकारी विचारधारा आज भी राष्ट्र के लिए एक चुनौती बनी हुई है। 150 साल पुराने इस मुद्दे को अचानक राजनीति और विवाद को केंद्र में लाने के पीछे वजह क्या है? तो इस पर भी राजनीतिक विश्लेषकों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर उठा विवाद अचानक नहीं है, बल्कि ये विवाद के केंद्र में जानबूझकर लाया गया है, सोच समझकर लाया गया है। वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार झा कहते हैं कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी इस चुनाव में किसी भी तरह जीत हासिल करना चाहती है। पिछला चुनाव सभी कोशिशों के बावजूद नहीं जीत पाई, लेकिन अब एक नया मुद्दा मिल गया है। चूंकि वंदे मातरम के रचयिता भी बंगाली थे, तो इसे बंगाल चुनाव तक जीवित रखने की कोशिश राजनीतिक लाभ दिलाने में मददगार साबित हो सकती है और यही सोचा होगा बीजेपी ने।
दूसरी तरफ इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी ध्रुवीकरण में मददगार साबित हो सकती है और इसलिए निश्चित तौर पर इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है। अब राजनीतिक विश्लेषक भले ही इसे राजनीति के उद्देश्य के रूप में देखें, लेकिन सच तो यह है कि वंदे मातरम भारत की आत्मा में बसता है और अगर भारत की आत्मा से जुड़े हुए, देश और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से जुड़े हुए इस गीत को लेकर अगर प्राथमिकता दी जाती है तो फिर इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ देखा जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सोमवार को, यानी जब आज सुबह यह सत्र शुरू हुआ, तो देश को संबोधित किया और विपक्षी पार्टियों को कड़ा संदेश भी दिया। कहा कि लोगों के लिए फायदेमंद सत्र चलाने पर ध्यान देना चाहिए। विपक्ष से मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में हाल ही में मिली हार की वजह से वो अशांत लग रहे हैं। उन्होंने उनसे मतभेद भुलाकर संसद में अच्छी नीति और कानून पास कराने के लिए काम करने को कहा। यानी प्रधानमंत्री ने विपक्ष से कहा ताकि मॉनसून सत्र की तरह शीतकालीन सत्र भी बर्बाद ना हो। प्रधानमंत्री ने कहा, उनके शब्दों में ही अब आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो मुद्दे हैं उन पर विचार किया जाए। ड्रामा करने की बहुत सी जगह है, जिसे ड्रामा करना है वो कर सकता है। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। जो नारे लगाना चाहता है, पूरा देश उनके साथ है। बिहार चुनाव की हार के समय भी आप कह चुके हैं, लेकिन यहां नारों पर नहीं, नीति पर जोर होना चाहिए। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हो सकता है कि राजनीति में नकारात्मकता काम करे, लेकिन आखिर में देश बनाने के लिए सकारात्मक सोच की जरूरत होती है। नकारात्मकता को किनारे रखना चाहिए और देश बनाने पर फोकस करना चाहिए। विपक्ष से जरूरी और मजबूत मुद्दे उठाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि पार्टियां बिहार में अपनी हालिया हार से उबर सकती थीं, लेकिन साफ है कि वो अभी शांत नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को भी संसद में मजबूत और जरूरी मुद्दे उठाने चाहिए। उन्हें परेशान होकर, चुनावी हार से परेशान होकर बाहर आना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए। मुझे लगा था कि बिहार चुनाव को काफी समय हो गया है और इसलिए वो खुद संभल लेंगे, लेकिन कल ऐसा लगा कि हार का उन पर साफ असर हुआ है। प्रधानमंत्री ने सभी पार्टियों से यह भी कहा कि शीतकालीन सत्र हार से पैदा हुई फ्रस्ट्रेशन का मैदान नहीं बनना चाहिए और न ही यह जीत से पैदा हुए घमंड का मैदान बनना चाहिए। पीएम ने कहा कि इस सत्र में ऐसे मुद्दों पर फोकस होना चाहिए जैसे संसद देश के लिए क्या सोच रही है, पार्लियामेंट देश के लिए क्या करना चाहती है और पार्लियामेंट देश के लिए क्या करने जा रही है। विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और चर्चा में मजबूत मुद्दे उठाने चाहिए। तो ये वो तमाम बातें थी जो प्रधानमंत्री ने आज सत्र की शुरुआत के पहले विपक्ष के सामने रखी, देश के सामने रखी, क्योंकि प्रधानमंत्री सकारात्मकता के साथ शीतकालीन सत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो लोगों के लिए है, लोकतंत्र के लिए है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि समावेशिता दिखाते हुए सभी को साथ में आना चाहिए, ड्रामा नहीं डिलीवरी पर जोर देना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो,
जहां अभी पराजय के लिए जाने प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अच्छी नीयत के साथ नीति बननी चाहिए, क्योंकि अच्छी नीति ही नियति को तय करती है। इसीलिए उन्होंने कहा विपक्षियों को कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो देखिए राजनीति शुरू ही हो गई। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर लोकसभा में इस सप्ताह विशेष चर्चा होगी, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया भी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। स्पीकर ओम बिरला साहब ने इसके लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया हुआ है, लेकिन विपक्ष से लेकर अभी भी देखिए हमलावर है। और इस मुद्दे पर दिल्ली ब्यूरो चीफ, सुदर्शन न्यूज के दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री रामदास अठावले से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री रामदास अठावले साहब से, अठावले साहब अब वंदे मातरम चर्चा होगी, प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे लगता है भाई वंदे मातरम तो एक हमारा आदरणीय, हम उसको सलाम करते हैं और इसीलिए वंदे मातरम पर अगर चर्चा होती है तो सबको उसमें भाग लेने का अधिकार है। और वहाँ नरेंद्र मोदी साहब भी वो अपने विचार रखेंगे और सबको बोलने को उसमें अधिकार है। लेकिन जिस तरह से मदनी बयान दे रहे हैं वंदे मातरम के खिलाफ, उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों मेरा निवेदन है कि भाई वंदे मातरम का विरोध करके दो समाज में पार्टीशन करना ठीक नहीं है। वहाँ वंदे मातरम का इतना विरोध करना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा स्टैंड। तो संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार को जोरदार हंगामे के साथ हुई। विपक्ष ने जिस तरह से सदन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई, फिर दोबारा 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई और कल 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। उधर उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने विपक्ष पर चुनावी मौसम में जानबूझकर राजनीतिक लाभ के लिए हंगामा करने का आरोप लगाया। कहा कि बिहार चुनाव के समय भी विपक्ष ने यही किया था। अब बंगाल चुनाव नजदीक है तो फिर हंगामा शुरू कर दिया गया है। फिरोजिया ने आगे कहा कि बंगाल की स्थिति बेहद खराब है और वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और केंद्र को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने इस पूरे मुद्दे पर खास बातचीत की हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी से। शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया साहब से। सांसद जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर चुटकी लिया कि जिस तरह से ड्रामे हो रहे हैं, नारेबाजी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है सदन में, क्या कहेंगे आप? विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। अब बिहार के हार को छुपाने के लिए वो पहले से ही उन्होंने SIR का पहले ही विरोध करना चालू कर दिया था और अब बिहार के चुनाव हम हार गए हैं। उनको मालूम है कि बार बार EVM मशीन का हम बोलेंगे तो जनता भी मजाक उड़ाएगी, तो वह हार का ठिकरा फोड़े किसके? तो वह हमेशा जब हारती है कांग्रेस विपक्ष तो वह हार का ठिकरा ढूंढते हैं कि किसके ऊपर फोड़ा जाए। इस बार उनको एक नया मुद्दा जो मिला है वह है SIR। लेकिन SIR में 2003 में जिन लोगों ने वोटिंग करा था, ये उनके वोटरों के नाम चेक करके उसको सही किया जा रहा है और जितने भी फर्जी नाम जो जोड़े गए थे, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो कहीं के भी हो, उनके नाम काटने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण ममता बनर्जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे कोई भी विपक्ष के नेता हो, इनको बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि इन लोगों ने फर्जी तरीके से हमारे भारत देश में घुसपैठियों के नाम जो डाले वो अब कट रहे हैं, तो अब इनको तकलीफ हो रही है। और जिस तरह से अखिलेश यादव वो लगातार सवाल उठा रहे हैं SIR को लेकर, मैंने कहा ना कि इन लोगों ने जो फर्जीवाड़ा करा है वो अब सामने आ रहा है और पकड़ाई में आ रहा है। और क्यों नहीं होना चाहिए SIR, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं उसका परीक्षण होना चाहिए। और मैं खुद भी अपने क्षेत्र में मैं हर बूथ पे जाके कई बूथों पे मैं गया हूँ और मैंने वहाँ पे देखा है जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। उज्जैन में बांग्लादेशी रोहिंग्या भी तो नहीं है ना? नहीं, हमारे यहाँ बांग्लादेशी अभी तो नहीं है। हाँ, पर हमारे यहाँ 20-25 परिवार हमने चिन्हित करे थे जो पाकिस्तान से उज्जैन में आए हैं और उन्होंने नागरिक संशोधन बिल जो है उसके तहत उन्होंने नागरिकता मांगी है। वो जो हमारे पुलिस अधीक्षक के पास उनके सब रिकॉर्ड भी है।
और जिस तरह से ममता बनर्जी की बात की, आपने भी जिक्र किया है, बंगाल में चुनाव होने वाला है, बिहार में आप लोग जीत गए हैं, बंगाल की बारी है, तो लगातार सवाल उठा रही हैं, करेंगे हिंसा भी हो जाएगा, तब बात कर रही हैं। वहाँ पे तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करता हूँ कि वहाँ पे तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अराजकता है। और वहाँ पे जो ममता बनर्जी जो कह रही हैं, ये हिंसा के दम पे ही चुनाव जीतती हैं। जो इन बांग्लादेशियों को जो यहाँ की नागरिकता दी है और जो उनका नाम जुड़वाया है वोटर लिस्ट में और आधार कार्ड बना है, ये सब प्रोपेगेंडा उसी का है। ये उसी को रोक के षड्यंत्र पुत्र तरीके से चुनाव जीतना चाहती है। और अभी आपने देखा होगा अक्टूबर के महीने में बिहार में चुनाव चल रहा था कि आपके बंगाल के एक आदिवासी सांसद हैं, उनके ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, मुर्मू जी के ऊपर, विधायक के ऊपर हमला हुआ। सांसद और विधायक सुरक्षित नहीं है बंगाल में। मैंने कहा ना कि बिहार की जनता ने जो है 2005 का वहाँ पे जो राज देखा था, जो अराजकता देखी थी कि एसपी और कलेक्टर की पत्नियां वहाँ सुरक्षित नहीं थी, वहाँ पे ऐसा तांडव मचा रखा था। वही तांडव जो है पश्चिम बंगाल में मचा रखा है, जहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक सुरक्षित नहीं है, वहाँ आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। जो भी वहाँ पे ममता बनर्जी के विरुद्ध में आवाज़ उठाता है, वो कोई भी दल हो, वो उसको नष्ट और नाबूद करने के लिए, उसको मिटाने के लिए तत्पर हो जाती है और उनके लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं, जो हमने टीवी पे भी देखा, कईयों बार देखा है। तो ये ममता बनर्जी एन केन प्रकरण सरकार में रहना चाहती हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। उसको कोई नहीं रोक सकता। जनता मोदी जी को प्यार करती है, मोदी जी को चाहती है। इस बार हमारी सरकार वहाँ बनेगी और SIR वहाँ होके रहेगा, उसको भी कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उज्जैन से अनिल फिरोजिया साहब, जो साफ तौर से मांग कर रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगना चाहिए, ये मांग उठ रही है। और इधर संसद का शीतकालीन सत्र जो शुरू हो चुका है और ये बहुत हंगामेदार रहा है। पहले ही दिन से ही माहौल गर्माता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि देश अब ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहता है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनावी पारदर्शिता, EVM और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर लगातार हंगामा खड़ा कर रहा है। और इन्हीं अहम विषयों पर संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान ने बरेली के बीजेपी सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार से खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है, ये आप भी सुनिए। संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया है। सर, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से संबोधन करते हुए कहा है विपक्ष को कि ड्रामा नहीं, इस बार डिलीवरी होनी चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष ने तो फिर से हंगामा ही किया है। आपके सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज संसद का पहला दिन है, सत्र शुरू हुआ है, तो मैं आपको भी बधाई, आपके चैनल को भी बधाई। और सत्र प्रारंभ हुआ है और विपक्ष आज हंगामा करता रहा सदन में और कुछ आवश्यक विषयों पर संसद पे कार्रवाई हुई। शोक सभा के बाद में वहाँ पर कुछ प्रस्तावों पर कार्रवाई हुई है और पास हुए हैं, बिल पास हुए। और जो विपक्ष अपना बोलता रहा, गलत तरीके से किसी बात को सुनना नहीं, किसी की बात अपनी बात भी कुछ क्या कहना चाहते वो भी ठीक से नहीं कर रहा। तो कई एक सांसदों ने उनसे आग्रह भी किया, लोकसभा अध्यक्ष ने भी आग्रह किया, अपनी कोई बात कहनी है कहिए, इस ढंग से तो ये हंगामा काटते हुए, बैल में आते हुए वहाँ पर अभद्रता की बातें करना वो ठीक नहीं है। परंतु बीच बीच में 2 बार सदन स्थगित भी हुआ। खैर, तो है विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष के पास बोले तो बोले क्या, और इसलिए ऐसे निरर्थक विषयों पर बाजे आवाज़ उठाना, अपनी
पब्लिक के बीच में से कुछ संदेश जाए, हाँ विपक्ष बड़ा तत्परता से काम कर रहा है, ये केवल विपक्ष का हंगामा करना ये मकसद है। तो विपक्ष हंगामा कर रहा है और सरकार यानी सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम सकारात्मक चर्चा चाहते हैं और सकारात्मकता के साथ संसद को इस कार्रवाई को पूरी तरह से आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन पहले दिन में ही ट्रेलर दे दिया है, पिक्चर तो अभी बाकी है। इधर खासतौर से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र गुप्ता द्वारा लव जिहाद के खिलाफ बड़ा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू बेटियों और बहनों को प्रेम जाल में फंसाकर होने वाले धर्म परिवर्तन के खतरे से सचेत करना था। मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। उन्होंने साफ कहा कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा और सरकार हिंदू बेटियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। कार्यक्रम में केरला स्टोरी पर आधारित एक प्रभावशाली नाट्य की प्रस्तुति भी हुई, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथी संगठित तरीके से प्रेम जाल फैलाकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। कार्यक्रम में केरला स्टोरी की केस स्टडी पेश करने वाली और 7,000 से अधिक हिंदू बहनों की घर वापसी कराने वाली आचार्य श्री KR मनोज भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे संगठित नेटवर्क युवतियों को टारगेट करते हैं। और इस उपलक्ष्य में वैष्णवी चौहान हमारी संवाददाता जिन्होंने दिल्ली VHP प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना से खास बातचीत की, उन्होंने कहा कि समाज अब पहले से ज्यादा जागरूक है और संगठन हर स्तर पर बेटियों को बचाने के लिए अभियान चला रहा है। वहीं बॉलीवुड और ग्लैमर की दुनिया छोड़कर साध्वी बनी इशिका तनेजा ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और समाज से अपील की कि हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को एकजुट होना होगा। कार्यक्रम में दरअसल उसका साफ संदेश यही था कि लव जिहाद अब व्यक्तिगत घटना भर नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू समाज के लिए गंभीर चेतावनी है और इसीलिए संपूर्ण हिंदू समाज को इसे लेकर जागना होगा, हिंदू बेटियों को इस खतरे से बचाने के लिए। महाराष्ट्र की करते हैं, जहां एलोरा में जगत गुरु जनार्दन स्वामी जी महाराज के पुण्य स्मरण के अवसर पर जगत गुरु स्वामी शांतिगिरी जी महाराज के मार्गदर्शन में बीते 7 दिनों से चल रहा 751 कुंडात्मक महायज्ञ और जप अनुष्ठान आज राष्ट्र धर्म और सांस्कृतिक चेतना का नया संदेश देते हुए संपन्न हुआ। देश भर के विभिन्न अखाड़ों के संत महंत एलोरा पहुंचे और इस भव्य अनुष्ठान को अपनी आशीष प्रदान किया। आज विशेष रूप से जम्मू कश्मीर से अटल अखाड़ा के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद महाराज जी, सरस्वती जी महाराज, साथ ही साथ स्वामी विद्यानंद सागर जी महाराज, कई ऐसे प्रतिष्ठित संत यहां उपस्थित थे जिनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया। समारोह को संबोधित करते हुए अटल अखाड़ा के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि एलोरा की ये पावन भूमि धार्मिक ऊर्जा और राष्ट्र चेतना का अद्भुत केंद्र है। इस भूमि पर ऐसे संतों का जन्म और ऐसे यज्ञों का आयोजन हुआ है जो भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है। आप सभी भक्त धन्य हैं जिन्हें जगत गुरु जनार्दन स्वामी जी और जगत गुरु शांतिगिरी जी महाराज जैसे तेजस्वी राष्ट्रनिष्ठ गुरु मिले हैं। उन्होंने आगे कहा कि जगत गुरु शांतिगिरी जी महाराज ने देव देश धर्म के उत्थान के लिए जो दिव्य संकल्प लिया है, कैलाश मानसरोवर का भारत की भूमि में पुनः समावेश, 751 कुंडात्मक महायज्ञ उसी संकल्प की सिद्धि की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। देश की वर्तमान सरकार भी इस दिशा में अवश्य कदम बढ़ाएगी। इसके बाद स्वामी विद्यानंद सागर जी महाराज ने भी भक्तों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एलोरा में हो रहा ये महायज्ञ केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हिंदू राष्ट्र के गौरव, एकता और प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का दीप स्तंभ है। इस यज्ञ ने देश भर के भक्तों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। समारोह में साधु संतों, श्रद्धालुओं और देश भर से आए भक्तों का उमड़ा सैलाब इस बात का प्रमाण रहा है कि एलोरा आज भी भारत की आध्यात्म धरा पर अपनी दिव्य चमक बिखेर रहा है। जगतगुरु जनार्दन स्वामी महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर में एलोरा में पहुंचा अटल अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, विश्वात्मकानंद गिरी जी महाराज जी क्या बताएंगे। जम्मू कश्मीर से अब इसी महाराष्ट्र की एलोरा की जो कृष्णेश्वर की पावन भूमि में पधारे हैं और जगतगुरु जनार्दन स्वामी जी के पुण्य स्मरण में शामिल। देखो,
हमने लगभग 40 वर्ष पहले जनार्दन स्वामी जी से कई बार मुलाकात हुई और उनका सनातन धर्म के प्रति विस्तार और प्रसार देख करके बहुत खुशी की बात है। आज देखा है उनके आगे शिष्य शांतिगिरी जी महाराज ने भी उनके इस सनातन परंपरा को बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ाया है, जो कि आज के समय के लिए ऐसा नहीं है कि हमारा सनातन धर्म कम है। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। इसी में से मुस्लिम निकले हैं, इसी में से जो है ईसाई निकले हैं, इसी में से सभी निकले। क्योंकि कुछ समय पहले ले लो, उससे पहले कोई मुस्लिम नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई और धर्मी नहीं था, तो सब इस धर्म से निकले। ये थोड़ा सो गया है, अब इसे थोड़ा जगाना है। जगाने की जरूरत है कि घर घर जन जन तक इसकी पहचान, इसकी वास्तविकता, इसकी असलियत क्या है। बहुत लोग इसमें से चोरी करके ले जा रहे हैं, वो अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं, उसको बंद करना है। तो ऐसे महात्माओं का फर्ज, उनका कार्य है और वो बड़ी अच्छी तरह से निर्वाह हो रहा है। महाराज जी, उनका एक दिव्य संकल्प है कि देश को अधिकृत तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, घोषित करना चाहिए, और साथ ही कैलाश मानसरोवर जो चीन की भूमि में है वो भारत की भूमि में आना चाहिए। वो पहले भारत में ही था। बहुत अच्छी बात है, भारत का था, क्योंकि चाइना तो किसी सनातन के रिलेटेड किसी मंदिर तीर्थ को मानता नहीं है, और उन्होंने करना भी क्या है, इसीलिए उनसे जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। और दूसरी बात है, भारत है ही हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का ये मीनिंग नहीं है कि कोई दूसरा नहीं रह सके। दूसरे रहो, सब रहेंगे। चिड़िया रहती हैं, कौवे रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, शेर रहते हैं, सूअर रहते हैं, तो दूसरे मनुष्यों से क्या हमें परेशानी नहीं है, लेकिन इसके अगेंस्ट नहीं, इसके अनुसार जीवन चलाना, रहना, मानना वो बढ़ेगा। हिंदू राष्ट्र तो पहले से है। किसने कहा कि ये कोई मुस्लिम देश हो गया, क्या ईसाई देश हो गया? लेकिन जो देश विरोधी गतिविधियां जो जिनको बढ़ावा दे रहे हैं वो काफी बौखला गए हैं। वो कह रहे हैं ये तो सेकुलर राज्य देश है। सेकुलर का मीनिंग क्या होता है? मुसलमान बन जाना या क्रिश्चियन बन जाना, ये सेकुलरता होती है? उनको कोई रोकता है? उनको कोई भी रोकता नहीं है। सेकुलर होने का मतलब कि केवल हिंदू के लिए नहीं बोलना, बाकी सब चलना, ये सेकुलरता हमें मंजूर नहीं है। बात तो यही है कि महाराज जी का सबसे पहले ये जो कार्य होता है, महाराज जी का ये कार्य जो होता है, ये दैदीप्यमान कार्य है। ये ऐसे कार्य अभी वर्तमान के समय में भारत देश में इतने बड़े कार्य कहीं दिखाई नहीं देते। देखो यहाँ पर पूरे विश्व से, पूरे भारत हिंदू सनातन संस्कृति के जितने भी धर्मगुरु हैं, सभी यहाँ पर अपने अपने समयानुसार यहाँ आ रखे हैं। और आज के दिन स्वामी शांतिगिरी महाराज जी जो पूरे संतों के और पूरे भारत के लिए वो जगत गुरु है, पूजनीय है, उनका जो कार्य है वो कार्य की हम शब्दों में प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि शब्दों में अगर सत्य को उतरा डाला जाए तो सत्य की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए उनके कार्य को हम सत्य जो इतना बड़ा कार्य है उसको हम शब्दों में नहीं रख सकते। ये सिर्फ देखने से ऐसा होता है कि रोम रोम पुलकित हो जाता है कि चेतना क्या होती है, धर्म की चेतना क्या होती है, ये यहाँ आने के बाद अपने आप समझ में आ जाती है। तो धर्म और आध्यात्म की धरती और उसकी
सबसे बड़ी नींव किस तरह से जुड़ती हुई नजर आती है एलोरा से, आपने उसकी तस्वीर देखी। लेकिन अब बात हम अपने पड़ोसी देश नेपाल की करेंगे। वो नेपाल जो कभी दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में सेक्युलरिज्म उसके ऊपर थोपी जाती है और धीरे धीरे नेपाल अपनी पहचान खोने लगता है। और आज हालात ये है कि नेपाल इसी सेक्युलरिज्म के चक्कर में घुसपैठियों की जद में आ चुका है। नेपाल का अपना हिंदू अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ ने नेपाल के कई हिस्सों को पूरी तरह से डेमोग्राफिकल चेंज के जाल में लाकर खड़ा कर दिया है। डेमोग्राफी चेंज हुई है और इस तरह से जब नेपाल की अस्मिता पर संकट मंडराया है, तो यहां पर अब खुद नेपाल की जनता आगे आई है। और खास तौर से जैसा कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने महाराष्ट्र में घुसपैठ भगाओ यानी घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र का अभियान चलाया, जनता एनआरसी का अभियान चलाया, उसी जनता एनआरसी की तर्ज पर अब नेपाल में भी लोग जागरूक हुए हैं और खुद ये संकल्प ले रहे हैं कि घुसपैठियों को नेपाल से खदेड़ना है। यानी अब नेपाल में भी शुरू हो चुका है जनता एनआरसी। रिपोर्ट देखिए। नेपाल आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक ओर सनातन पहचान, सदियों पुरानी संस्कृति, हिंदू राष्ट्र की पुकार, और दूसरी ओर खुली सीमा की अराजकता, तंत्र की चुप्पी और अवैध घुसपैठ का गहराता साया। वो नेपाल जो दशकों तक सनातन परंपराओं का गर्व रहा, जो वर्षों तक वामपंथी साजिशों के उथल पुथल के बाद अब फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, जो अब हिंदू राष्ट्र की पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बार फिर नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी निर्णायक घड़ी में एक ऐसा संकट फिर से उठता दिख रहा है जिसे अनदेखा करना अब संभव नहीं है। और नेपाल में वो संकट है अवैध घुसपैठ का, बदलती डेमोग्राफी का, बढ़ती मुस्लिम आबादी का और घटती हिंदू जनसंख्या का। जी हाँ, नेपाल की खुली सीमाओं पर पैसों के बदले अंधाधुंध घुसपैठ जारी है। घुसपैठिए बहरूपिया बनकर, भिखारी बनकर और फर्जी दस्तावेजों के सहारे सीमा लांघते हैं। नेपाल के एक प्रमुख समाचार पत्र ने इस बात का खुलासा किया है कि सीमाओं से पैसे के बदले घुसपैठियों को प्रवेश करवाया जा रहा है। और यही आज हिंदू देश नेपाल में बदलती डेमोग्राफी का सबसे बड़ा कारण है। आज नेपाल के रौथट में मुस्लिम आबादी 22.55% हो गई है। नेपाल के परसा में मुस्लिम आबादी बढ़कर 17.80% हो गई है। नेपाल के 12 जिले में 14.71% मुस्लिम आबादी है। नेपाल के महोत्तरी में 15.55% की मुस्लिम जनसंख्या हो गई है। वहीं नेपाल के सुनसरी में मुस्लिम आबादी बढ़कर 12.34% पर पहुंच गई है। नेपाल के मध्य प्रांत में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। इसका नतीजा ये है कि नेपाल के इन तमाम मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में असामाजिक गतिविधियां बढ़ी हैं। हिंदू राष्ट्र नेपाल आज अवैध घुसपैठ की मार झेल रहा है, जिसे सुदर्शन न्यूज पहले से ही अवगत कराता चला आया है। दरअसल सुदर्शन न्यूज ने बहुत पहले ही इस खतरे की ओर इशारा कर दिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि नेपाल में अवैध घुसपैठ पर सालों से सोती आई नेपाल की जनता, नेपाल के युवा और नेपाल का मीडिया अब इस संकट के खिलाफ जाग उठा है। मीडिया अखबारों में अवैध घुसपैठ को एक्सपोज कर रही है। जागरूक जनता घुसपैठियों से दस्तावेज मांग रही है। जनजी युवा जिला प्रशासन के दरवाजे खटखटाने लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद और कई हिंदू संगठन नेपाल सरकार से घुसपैठ रोकने के लिए कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। आज नेपाल उसी राह पर चल पड़ा है जैसा कभी महाराष्ट्र में देखने को मिला था, जब सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी के आह्वान पर स्वयं आम जनता ने घुसपैठ के खिलाफ जागरूक होकर एनआरसी का हल्ला बोला था।
लोगों ने खुद जमीनी स्तर पर उतरकर घुसपैठियों की जांच शुरू कर दी थी। संदिग्ध लोगों के पहचान पत्र चेक किए गए। आज सुदर्शन न्यूज की उसी मुहिम का असर नेपाल में जनता एनआरसी के रूप में दिख रहा है। नेपाल भी जनसांख्यिकी बदलाव की साजिश को रोकने के लिए वही मॉडल अपनाता नजर आ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। नेपाल में बढ़ते घुसपैठ को लेकर अब केवल सरकार और प्रशासन ही नहीं बल्कि वहां की जनता भी जागरूक हो चुकी है और इसका सीधा अगर प्रमाण देखा जाए तो हमने यानी सुदर्शन न्यूज और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने महाराष्ट्र में जो आवाज बुलंद की थी जनता एनआरसी की, ठीक उसी तर्ज पर नेपाल में भी वही जनता एनआरसी प्रारंभ हो रहा है। और इसी पर हमारे साथ धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी इस वक्त उपस्थित हैं। और सर, हमने जनता एनआरसी महाराष्ट्र में चलाई और अब नेपाल में तो शुरुआत की थी, केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं था। हमने कहा कि सरकार लाएगी तो एनआरसी रहेगी और जनता लाएगी तो जनता एनआरसी रहेगी। जो आंदोलन हमने महाराष्ट्र में चालू किया वो महाराष्ट्र में पूरा होने के पहले ही खुद प्रधानमंत्री ने झारखंड में इस विषय पर बोला, गृह मंत्री ने बोला, नेपाल में अब ये मुद्दा उठ रहा है। इसके पहले बिहार चुनाव का ये मुख्य मुद्दा रहा। अरुणाचल में कुछ बच्चे ये कर रहे हैं, मैंने उनसे भी बात की, मैंने नेपाल के भी उन लोगों से बात की। तो जो नेपाल में जनता एनआरसी आंदोलन इस समय चला रहे, घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, ये हर नेपाली का अधिकार है और उनका इस अधिकार के समर्थन में मैं सुरेश चौहान की और जनता एनआरसी की पूरी टीम आपके साथ है। साम दाम दंड भेद के साथ, तन मन धन के साथ मैं आपको पूरा समर्थन दे रहा हूं। नेपाल से हर एक घुसपैठियों को बाहर निकालिए, संघर्ष करिए। सुदर्शन और हम पूरी जनता एनआरसी टीम आपके साथ है। तो ये संकल्प, ये प्रण केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल के लोगों को भी लेने की जरूरत है।